डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। केम नर्सिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम उसके आगे पढ़ना चाहेंगे लाइसोसोम। कोशिका के अंदर लाइसोसोम का एक विशेष रोल होता है। लाइसोसोम जो है एक प्रकार का सिक्रेटरी वेसिकल्स है जिसका निर्माण गोल्गी एपरेटस द्वारा किया जाता है। इस प्रकार का लाइसोसोम होता है, एक प्रकार का वेसिकल, और यह विभिन्न प्रकार के एंजाइम ग्रहण किए हुए रखता है जिसका उपयोग विभिन्न क्रियाओं में इसके द्वारा किया जाता है। इसके कार्य की अगर हम बात करते हैं तो ये लाइसोसोम जो है शरीर में, इसके अंदर जो एंजाइम होते हैं वो शरीर में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पदार्थ जो होते हैं उनके लार्ज मॉलिक्यूल्स को स्मॉल मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन कर देता है और सेल में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको डाइजेस्ट करता है या डाइजेस्ट करने का कार्य करता है। और भी इसके स्पेशल फंक्शन हैं। तो यह जो न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, न्यूक्लिक एसिड, और इनको जो है वो सरल रूप में बदल देता है। इन सरल रूप का उपयोग माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा किया जाता है और एनर्जी का उत्पादन किया जाता है। इसमें एक स्पेशल ये भी रहेगा कि जो एबनॉर्मल कंडीशन कोशिका के अंदर होती है तो जिसके अंदर ये लाइसोसोम जो है कोशिका के ही पार्ट्स को डाइजेस्ट कर लेता है, यानी स्वयं के ही हिस्सों को ये डाइजेस्ट कर लेता है, जिसके कारण इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। WBC के अंदर कुछ लाइसोसोम इतने हैवी पाए जाते हैं, इतने मजबूत पाए जाते हैं, शक्तिशाली पाए जाते हैं कि जो बाहर से आने वाले जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन के दौरान, उनको भी ये WBC के द्वारा, जो इनके अंदर लाइसोसोम प्रेजेंट रहते हैं, वो बाहर से आने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। अब हम बात करेंगे नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गन्स या ऑर्गेनेल्स। पहला था मेम्ब्रेनस, एक नंबर। दूसरा था नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स या ऑर्गन्स। इस प्रकार के स्ट्रक्चर के अंदर, जैसा कि हम लोगों ने यहीं से पढ़ लिया है कि नॉन मेम्ब्रेनस यानी जिसमें मेम्ब्रेन्स नहीं होती है, इसके अंदर मेम्ब्रेन्स थी और इसके जो है इस स्ट्रक्चर में आने वाले सभी ऑर्गन्स होते हैं जिनके मेम्ब्रेन उपस्थित नहीं होती है और यह साइटोप्लाज्म में भी उपस्थित रहते हैं। दो तरीके इसमें हम लोगों ने डिस्कस कर रहे हैं, एक है राइबोसोम, दूसरा है सेंट्रोसोम। राइबोसोम, सेकंड है सेंट्रोसोम। यहाँ हम बात करेंगे सबसे पहले राइबोसोम की। राइबोसोम जो है कोशिका में पाए जाने वाले सूक्ष्म कण होते हैं, जैसा कि हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात की थी, जिसकी किनारों पे या परत पे राइबोसोम्स उपस्थित हैं, जो साइटोप्लाज्म में समूह के रूप में या मुक्त रूप में पाए जाते हैं। ग्रुप में भी रहेगा और जो है सेपरेट भी पाए जाएंगे। फिर हम बात करेंगे राइबोसोम राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन से कंपोज्ड होते हैं। राइबोन्यूक्लिक किससे निर्मित होते हैं? राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन से कंपोज्ड होते हैं। अब हम बात करते हैं इसके फंक्शन की। इसके क्या क्या कार्य हैं? इसके कार्य हैं फंक्शंस, कार्बोहाइड्रेट अमीनो एसिड से बने RNA से प्रोटीन सिंथेसिस करता है।
कोशिका में पाए जाने वाले संपूर्ण प्रोटीन का 60% राइबोसोम में पाया जाता है, इसलिए इस राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। यहाँ हम राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स के अंदर। पहला हमने राइबोसोम की बात की थी, सेकंड हम बात कर रहे हैं सेंट्रोसोम की। यहाँ हम जो भी पढ़ा रहे हैं, जो भी मेरे द्वारा बोला जा रहा है, यही आपके नोट्स हैं। आप चाहें तो इसमें बुक्स की हेल्प ले सकते हैं। अच्छे से अगर इसको पढ़िएगा तो मेरे ख्याल से उतना मैटर मेरे द्वारा लिखाया जाता है जो आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेंट्रोसोम। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि सेंट्रोसोम्स होते क्या हैं। ह्यूमन सेल में न्यूक्लियस के पास एक रोडनुमा शेप संरचना पाई जाती है। ह्यूमन सेल के अंदर न्यूक्लियस के पास में सेंट्रोसोम रोडनुमा, जो हम लोगों ने सेल का डायग्राम बनाया था यहाँ पे, यहाँ हमने केंद्रक का बनाया था, यहाँ हमने रोड शेप का डायग्राम बनाया था, वो जो है हमारा सेंट्रोसोम कहलाता है। सेंट्रोसोम में गहरे रंग की 2 या ज़्यादा संरचनाएं होती है जिन्हें सेंट्रियोल्स कहते हैं। इस टाइप की जो थी वो सेंट्रियोल्स कहलाती हैं। फिर हम बात करेंगे इसके फंक्शन की। तो फंक्शन के अंदर इसका मेन कार्य जो है वो है कोशिका विभाजन का, सेल डिवीजन का, कोशिका विभाजन का इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, जिससे कि यह कोशिका में ग्रोथ होती है। जब भी कोशिका विभाजन होगा उसके बाद में उस कोशिका की ग्रोथ होगी। जो भी विभाजन के बाद में जो कोशिकाएं बनती हैं उनकी ग्रोथ होती है। और दूसरा इसका फंक्शन है, नर्व कोशिका के अंदर सेंट्रोसोम तो नहीं पाया जाता है, जिनसे इसमें सेल डिवीजन नहीं होती है। नर्व सेल जो होती है उसके अंदर सेल डिवीजन नहीं पाया जाता है। नर्व सेल के अंदर सेल डिवीजन नहीं पाया जाता है, यानी कोशिका विभाजन नहीं पाया जाता। अब इन दो के अलावा जो पहला राइबोसोम है, दूसरा सेंट्रोसोम है, इसके अलावा भी कुछ स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, तो हम लोग उसकी डिस्कशन करते हैं। पहला है प्लाज्मोसिन। फर्स्ट है प्लाज्मोसिन। प्लाज्मोसिन जो है प्लाज्मा द्वारा निर्मित एक विशेष संगठन होता है, कंपोजिशन होता है, जो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंट्रासेल्यूलर फिब्रिल्स। ह्यूमन सेल के अंदर प्रोटीन के कणों का समूह छोटे छोटे फिब्रिल्स के रूप में व्यवस्थित रहता है, जो डाईऑक्सीराइबो न्यूक्लियोप्रोटीन से निर्मित होते हैं। डाईऑक्सीराइबो न्यूक्लियोप्रोटीन से निर्मित होते हैं। किससे निर्मित होते हैं? डाईऑक्सीराइबो न्यूक्लियोप्रोटीन से निर्मित होते हैं। अब हम बात करेंगे हमारा तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट। सबसे पहले हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात की थी, सेकंड हमने साइटोप्लाज्म की बात की थी, तीसरा अब हमारा बचा है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मीन्स केंद्रक। न्यूक्लियस जो है ह्यूमन सेल की, मानव कोशिका की सबसे बड़ी स्ट्रक्चर होती है। यानी कोशिका के अंदर
अगर हम किसी पार्ट की कैलकुलेट करेंगे साइज के अकॉर्डिंग, तो सबसे बड़ा जो रहेगा वो न्यूक्लियस रहता है। सबसे बड़ी स्ट्रक्चर होती है जो कि कोशिका के सेंटर में स्थित होती है। हमने सेल का डायग्राम देखा जिसके अंदर न्यूक्लियस सबसे सेंटर में स्थित था। व्यक्ति के शरीर में रक्त में पाई जाने वाली आरबीसी होती है जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी में पाया जाता है, आरबीसी में नहीं पाया जाता है। कोशिका की तरह न्यूक्लियस भी एक मेम्ब्रेन से घिरा रहता है जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। न्यूक्लियस के चारों ओर जो परत पाई जाती है, जो उसको घेरे रहती है, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहलाती है। यह मेम्ब्रेन भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के समान ही दो परतों में बनी रहती है जो कि साइटोप्लाज्म को केंद्रक से अलग करती है। न्यूक्लियस के चारों ओर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के चारों ओर क्या पाया जाता है? साइटोप्लाज्म। जो परत होती है वो साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस को अलग करती है या यूं कह सकते हैं कि उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन को भी रोकने का कार्य करती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इन्हीं छिद्रों के द्वारा साइटोप्लाज्म और केंद्र के बीच में संबंध स्थापित होता है, अर्थात विभिन्न पदार्थों का ट्रांसपोर्टेशन होता है। कुछ पदार्थों का नहीं होता लेकिन कुछ का होता है। न्यूक्लियस के भीतर भी सेल के समान ही द्रव भरा रहता है जो न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है। यहाँ हम न्यूक्लियस की बात करते हैं और ये केंद्रिका यानी न्यूक्लियोलस, इसके चारों ओर जो भी है ये न्यूक्लियोप्लाज्म, और ये जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। नेक्स्ट हम बात करेंगे न्यूक्लियस के भीतर भी सेल के समान ही द्रव भरा रहता है जो न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है। इस न्यूक्लियोप्लाज्म में भी निम्न संरचनाएं पाई जाती हैं। पहला न्यूक्लियोलस, बात करते हैं न्यूक्लियोलस की। न्यूक्लियोप्लाज्म में एक राउंडेड संरचना पाई जाती है, बिल्कुल राउंडेड संरचना पाई जाती है जो न्यूक्लियोलस कहलाती है यानी केंद्रिका कहलाती है। यह न्यूक्लियस में लगभग केंद्र में पाई जाती है, सेंटर में पाई जाती है, और इसमें विभिन्न प्रकार के ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। न्यूक्लियस में आरएनए पाया जाता है, अर्थात यह आरएनए साइट होती है। यहाँ पे आरएनए पाया जाता है। अब हम इसके कार्य की बात करेंगे। किसके? न्यूक्लियस के फंक्शन बात करेंगे। सबसे पहला इसका जो मुख्य फंक्शन है वो है प्रोटीन का सिंथेसिस करना। प्रोटीन का सिंथेसिस करना, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। इम्पोर्ट मेन फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस इज प्रोटीन सिंथेसिस। नेक्स्ट हम बात करेंगे दूसरा, इसके अंदर क्रोमेटिन, जो कि न्यूक्लियस का पहला हिस्सा न्यूक्लियोलस, सेकंड हो गया क्रोमेटिन। क्रोमेटिन का हम लोगों के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। बात करेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म में धागे के समान संरचनाएं पाई जाती हैं। ये हमारा केंद्रक था, ये हमारा न्यूक्लियोलस था, ये न्यूक्लियोप्लाज्म था। यहाँ हमने एक संरचना बनाई थी इस टाइप से, जो कि हमने क्रोमेटिन इसको नाम दिया था। केंद्रक में धागे के समान संरचना पाई जाती है जो कि डीएनए और प्रोटीन द्वारा निर्मित होती है। यह व्यक्ति से संबंधित जेनेटिक इंफॉर्मेशन रखता है। आप हमेशा देखते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन, पिता जैसा पुत्र, माँ जैसा पुत्र, पिता जैसी पुत्री। ये जो है जेनेटिक आनुवंशिक लक्षण जो है इसी क्रोमेटिन के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर जाते हैं। क्रोमेटिन मिलकर क्रोमोसोम का निर्माण करते हैं। क्रोमोसोम की संख्या सभी व्यक्तियों में समान रहती है, 23 जोड़े या 46, 23 पेयर या 46 जीन इसमें पाए जाते हैं, गुणसूत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे
क्रोमोसोम की संख्या सभी सजीवों में निश्चित होती है। व्यक्ति में इनकी संख्या 23 पेयर होती है, 23 जोड़े। क्रोमेटिन के अंदर विभिन्न प्रकार के जीन्स पाए जाते हैं जो व्यक्ति में अलग अलग लक्षणों के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल, कोशिका के कार्य। स्टूडेंट्स, कोशिका के बहुत सारे मुख्य कार्य हैं। यहां हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ द सेल, जिसमें हम पहला कार्य इसकी बात करेंगे रेस्पिरेशन। आपने देखा होगा जब हमने ब्लड पढ़ा था तो उसके अंदर कोशिकाएं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिकाएं होती है रेस्पिरेशन के अंदर। किस प्रकार इसमें रेस्पिरेशन होती है? कोशिका श्वसन का कार्य करती है, जो कि फेफड़ों द्वारा वायुमंडल के से ग्रहण की गई ऑक्सीजन रक्त के द्वारा कोशिका तक पहुंचती है तथा कोशिका से अपशिष्ट उत्पाद जो कि कार्बन डाइऑक्साइड रहता है वही वापस से कोशिका के द्वारा ब्लड में मिल करके फेफड़ों के माध्यम से वायुमंडल में छोड़ दी जाती है। यही एक प्रकार का रेस्पिरेशन है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है अपशिष्ट हो गया, वेस्ट प्रोडक्ट हो गया। ऑक्सीजन हमारे पूरे बॉडी में ब्लड के द्वारा कोशिका तक पहुंचती है और ये लंग से होते हुए आती है। तो हम लोगों के रेस्पिरेशन में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। और रक्त के साथ परिभ्रमण करती हुई वह फेफड़ों में पहुंचकर अनंत फेफड़ों से निष्कासित होकर वायुमंडल में मिल जाती है। ऑक्सीजन ग्रहण करने तथा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने की क्रिया कोशिका की क्रिया और उसके स्वास्थ्य तथा जीवन के लिए आवश्यक है। तो इसे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर इसका मेन रोल है रेस्पिरेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे एसिमिलेशन यानी स्वांगीकरण। एसिमिलेशन, स्वांगीकरण। एसिमिलेशन जो है कोशिका द्वारा भोजन का स्वांगीकरण होता है। भोजन में जीव द्रव्य के बनने की क्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। यहाँ हम बात करेंगे स्वांगीकरण या एसिमिलेशन। पचा हुआ भोजन आंतों की दीवारों से अवशोषित होने के पश्चात रक्त के साथ मिलकर शरीर के विभिन्न भागों की कोशिकाओं में पहुँचता है, जहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा प्राप्त होती है। वही ऊर्जा हमारे शरीर में एनर्जी का कार्य करती है। इसके बाद हम बात करेंगे तीसरा एक्सक्रिएशन यानी उत्सर्जन। एक्सक्रिएशन, अभी हमने रेस्पिरेशन के अंदर बात कही थी कि जब भी हम ऑक्सीजन लंग्स के द्वारा ब्लड से मिलते हुए लंग्स से ब्लड होते हुए कहाँ जाता है? पूरे बॉडी के अंदर फैलता है, सेल तक पहुँच जाता है। उसी ब्लड के माध्यम से ऑक्सीजन कोशिका के हर अंग तक जा रही है। वहाँ से जो अपशिष्ट पदार्थ यानी जब O2 कोशिका के अंदर जाएगी तो वहाँ से CO2 को उसी ब्लड में मिल करके वापस से लंग्स के माध्यम से वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है। उसी प्रकार कुछ ऐसे भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होते हैं, वो भी कोशिकाओं से निकलकर ब्लड में शामिल हो जाते हैं तथा वो रीनल सिस्टम, किडनी के माध्यम से, एक्सक्रीटरी ऑर्गन के माध्यम से शरीर से बाहर उनको उत्सर्जित कर दिया जाता है। चौथा हम बात करेंगे ग्रोथ एंड रिपेयर। ग्रोथ एंड रिपेयर, यहाँ हेडिंग से ही हमें समझ में आता है कि ग्रोथ, विकास हो रहा है और कुछ जो टिश्यूज हैं उनकी
रिपेयरिंग हो रही है। बात करते हैं कि कोशिकाओं में अवशोषित भोजन के ऑक्सीकरण के परिणाम स्वरूप जो जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म बनता है उससे कोशिकाओं का आकार बढ़ता है और उनका विकास होता है। इस प्रोटोप्लाज्म के द्वारा ही क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का पुनर्निर्माण अथवा उनकी मरम्मत होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, यहाँ हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन अथवा उत्पादन। प्रत्येक कोशिका में प्रजनन अथवा उत्पादन होता है। इस क्रिया में विभाजन द्वारा कोशिका के 2 भागों में बंट जाने से कोशिका की संख्या में वृद्धि होती है। 5 फंक्शन हो गए। यहाँ हम छठे फंक्शन की बात करेंगे, इरिटेबिलिटी। इरिटेबिलिटी जिसकी हम बात करेंगे, इरिटेबिलिटी यानी उत्तेजनशीलता। ह्यूमन सेल में किसी भी अनावश्यक या परिवर्तन के प्रति उत्तेजनशीलता दर्शाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 7th एंड लास्ट, मूवमेंट। ह्यूमन बॉडी की अधिकांश कोशिकाएं स्थिर या अनमूवेबल होती है, जो कि मूव नहीं करती हैं, लेकिन कुछ कोशिकाएं मूवमेंट करती हैं। कुछ कोशिकाएं अनमूवेबल होती हैं और कुछ कोशिकाएं मूवमेंट दर्शाती हैं। इस प्रकार से आज हमारा सेल कंप्लीट हो गया है। हमारे चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उसको, जिससे कि हर स्टूडेंट एक इजी मेथड से स्टडी कर सके। धन्यवाद।